हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर गुड। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल टीका इंग्लिश क्लासेस। गाइज, आज हम करने वाले हैं 9th क्लास बुक बिहाइव से चैप्टर नंबर 10 काठमांडू। दिस चैप्टर हैज़ बीन रिटन बाय विक्रम सेठ। तो यहाँ पर जो है किस तरीके से विक्रम सेठ जो ऑथर हैं इस चैप्टर के, कितने सुंदर तरीके से टेम्पल्स जो पशुपतिनाथ मंदिर है और बुद्ध स्तूप है उसका वर्णन एक सुंदर तरीके से करते हैं। उसका आज हम चैप्टर एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सही समय पर आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। यहाँ पर जो ऑथर है क्या कहना चाह रहे हैं देखिए। डू यू लाइक ट्रैवलिंग? द राइटर विक्रम सेठ एंजॉय इट वेरी मच इन हिज बुक हेवन लेक। He describes a long journey from China to India via Tibet and नेपाल। क्या आपको घूमना पसंद है? लेखक विक्रम सेठ को घूमना बहुत पसंद है। वह अपनी किताब हेवन लेक में वह तिब्बत और नेपाल के रास्ते होते हुए अपनी चीन से भारत की यात्रा का ब्यौरा देते हैं, वर्णन करते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ प्लेसेस लाइक अजमेर, शरीफ, मदुरई, सांची और वाराणसी और सारनाथ एंड हेल्बिट? कैन यू नेम सम अदर प्लेसेस लाइक दिस? कहते कि क्या आप अजमेर, शरीफ, मदुरई, वाराणसी, सारनाथ, हेल्बिद इन सभी जगहों के बारे में जानते हैं? क्या आप ऐसे ही कुछ और जगहों के नाम जानते हैं? What do the surroundings of a holy place in your city look like? Think about it as you read विक्रम सेठ डिस्क्रिप्शन ऑफ काठमांडू। आपके शहर को धार्मिक स्थलों का कैसा वातावरण रहता है वो बताएं और विक्रम सेठ के काठमांडू को पढ़ते हुए इस बाबत भी सोचें। बाबत का मतलब होता है इस बारे में भी सोचें। तो यहाँ पर जो है किस तरीके से सुंदर वर्णन किया गया वो हम पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ। यहाँ पर लेखक जो विक्रम सेठ है कितने सुंदर तरीके से वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? I get a cheap room in the center of town and sleep for hours। लेखक कह रहा है कि मैं प्राप्त करता हूँ चीप सस्ता सा रूम इन द सेंटर ऑफ टाउन एंड स्लीप फॉर आवर्स द नेक्स्ट मॉर्निंग विद मिस्टर शाह सन्स एंड नेफ्यू। I visit the two temples in Kathmandu that are the most sacred to Hindus and Buddhists। कहते हैं कि मैं शहर के बीचों बीच एक सस्ता सा शहर के बीचों बीच बिल्कुल एक सस्ता सा कमरा लेकर कुछ घंटे आराम करता हूँ, यानी किराए पे कमरा लेते हैं वो। और अगली सुबह जब मैं शाह के पुत्र, कोई व्यक्ति है यहाँ पर शाह नाम का, उसके बेटे और भतीजे के साथ काठमांडू के 2 मंदिरों के लिए रवानगी करता हूँ। उन पवित्र स्थानों को, स्थलों को घूमने के लिए जाता हूँ। तो यहाँ पर कहते हैं कि किराए पे कमरा लेता है, वहाँ पर थोड़ा स्टे करता है, वहाँ पर आराम करने के बाद वो घूमने के लिए जाता है शाह के पुत्र, किसके साथ? मिस्टर शाह है कोई, उसके बेटे के साथ और उसके भतीजे के साथ, ठीक है। और विजिट करता है टेम्पल की। काठमांडू के 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थान है वहाँ पर, एक हिंदू के लिए एक बुद्धिस्ट लोगों के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एट पशुपतिनाथ आउटसाइड विच इज साइन प्रोक्लेम्स एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली or there is an atmosphere of febrile confusion। प्राइस ऑफकर्स, डिवोटीज, टूरिस्ट, काउज, मंकीज, पिजन्स एंड डॉग्स। रोम होता है घूमना। थ्रू द ग्राउंड्स वी ऑफर ए फ्यू फ्लावर्स। देयर आर सो मैनी वर्शिपर पुजारी दैट सम पीपल्स ट्राइंग टू गेट द प्राइस अटेंशन आर एल्बोर्स। एल्बोर्ड होता है कोनी मोड़ करके। असाइड बाय द अदर्स पुशिंग देयर वे टू द फ्रंट। अब यहाँ पर प्रोक्लेम होता है मेक नोन पब्लिकली और ऑफिशियली। और फैब्रिक कन्फ्यूजन का मतलब होता है हरिड एक्टिविटी, यानी कि एक दूसरे को धकेलना, आगे पीछे धकेलना, जैसे भीड़ भड़ाके में होता है ना, इस टाइप से। तो यहाँ पर वर्णन किया गया है। क्या बताना चाह रहे हैं जो विक्रम सेठ राइटर हैं, जो इसके ऑथर हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं कि एक बार फिर से सेकंड पैरे को देख लेते हैं कि पशुपतिनाथ जो मंदिर में, जिसके बाहर केवल हिंदुओं के लिए प्रवेश शब्द लिखा हुआ है, बुखार जैसी बेचैनी का वातावरण है, ठीक है। यानी कि देयर इज एटमॉस्फेयर ऑफ फैब्रिक कन्फ्यूजन। जैसे कहते हैं ना कि जब बुखार आने पर बॉडी में एक अजीब सी बेचैनी हो जाती है, तो यहाँ पर बुखार, फैब्रिक कन्फ्यूजन का मतलब होता है बुखार जैसी बेचैनी से मतलब क्या है कि भाई
एक तरीके से स्पेशल कि हिंदुओं के लिए, ये सिर्फ हिंदुओं के लिए एंट्रेंस है, यहाँ पर हिंदू ही एंट्री कर सकते हैं, बाकी कास्ट के लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइटर है ये बोल रहे कि एक ऐसा बात, जब हम ये पढ़ते हैं कि पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जो ये दावा करता है कि भैया यहाँ पर एंट्रेंस है सिर्फ किसके लिए, हिंदू लोगों के लिए, तो ये बात जो है लेखक को क्या कहती है कि ये बात ऐसे लगती है मानो कि बुखार जैसी बेचैनी हो गई बॉडी के अंदर। और वहाँ पर उसने क्या देखे, पुजारी देखे, हाउकास होते हैं जो फेरी वाले डिवोटी होते हैं, जो भगवान की भक्ति करने वाले होते हैं, टूरिस्ट देखते हैं, काऊ देखते हैं, मंकी देखते हैं, पिजन देखते हैं, डॉग देखते हैं, जो घूमते हुए नजर आते हैं यहाँ वहाँ सड़कों पर, ठीक है। और इसके अलावा क्या होते हैं, वी ऑफर ए फ्यू फ्लावर्स, कहते हैं कि हमने कुछ फूल वगैरह चढ़ाए वहाँ पर मंदिर में। और देयर आर सो मैनी वर्शिपर्स एट सम पीपल्स ट्राइंग टू गेट द प्राइस टेंशन आर एल्बोर्ड साइड बाय द अदर पोस्टिंग देयर वे टू इन फ्रंट, कहते हैं कि इसके अलावा वहाँ पूजा करने वाले अधिक लोग हैं, पुजारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ लोग दूसरे लोगों को कोनियाँ मारकर परे हटा रहे हैं, यानी कि पुजारी के सामने उनके सामने कोई व्यक्ति अड़ रहा है तो उसको आगे से धक्का हटाकर खुद आगे जाने की, पुजारी के सामने जाने की कोशिश करे कि पुजारी उनको आशीर्वाद दे दे, और सबसे पहले उन्हीं को आशीर्वाद दे, एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं कि हम पुजारी के सामने पहले जाएंगे, ठीक है। ए प्रिंसेस ऑफ द नेपालीज रॉयल हाउस appears, everyone bows and makes way, कहते हैं कि उसके बाद क्या होता है, नेपाल के शाही घराने की एक राजकुमारी वहाँ आती है और प्रत्येक व्यक्ति उसके सामने अपना सिर झुकाता है और उसे बहुत होता है झुकाना, उसे मेक्स रास्ता दे देते हैं, उसके रास्ता बिल्कुल खाली कर देते हैं। बाय द मेन गेट ए पार्टी ऑफ सैफ्रॉन क्लैड्स वेस्टर्न्स स्ट्रगल फॉर परमिशन टू एंटर, कहते हैं कि इसके अलावा मुख्य द्वार से केसरिया वस्त्र पहने हुए पश्चिमी देशों से आए लोगों का एक समूह प्रवेश करता है जो संघर्ष जो क्या है, अनुमति प्राप्त करने के लिए, यानी कि परमिशन लेने के लिए संघर्ष कर रहा है कि हमें परमिशन दो एंट्री करने के लिए। द पुलिसमैन इज नॉट कन्विंस्ड दैट दे आर द हिंदूज ओनली हिंदूज आर अलाउड टू एंटर द टेम्पल। उसके बाद जो वहाँ खड़े जो सिपाही लोग हैं वो उन्हें इस बात का विश्वास नहीं हो रहा है कि वे लोग हिंदू हैं, केवल हिंदुओं को ही मंदिर में जाने की अनुमति है, क्योंकि पशुपतिनाथ मंदिर पे अकॉर्डिंग टू वहाँ की जो सिचुएशन है, रूल है, तो उसके हिसाब से सिर्फ हिंदू ही वहाँ जा सकते हैं, ऐसा वहाँ लिखा हुआ है। तो वो कंफर्म कर रहे हैं कि क्या ये हिंदू है, नहीं है। ए फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन टू मंकीज, अचानक से वहाँ दो बंदरों के बीच क्या है, लड़ाई शुरू हो जाती है। वन केसेस द अदर्स हु जम्प्स इनटू ए शिवलिंग देन रन्स स्क्रीमिंग राउंड द टेम्पल से डाउन टू द रिवर द होली बागमती, कहते हैं कि एक दूसरे के पीछे भागते हुए नजर आते हैं, जो उछल उछल कर शिवलिंग के ऊपर कभी चढ़ते हैं कभी उतरते हैं, फिर ऊंची ऊंची जो है आवाज़ें करते हुए मंदिर के चक्कर काटने लगते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो नीचे की तरफ जो है एक पवित्र नदी बहती है जिसका नाम है बागमती, क्या है, बागमती की ओर चले जाते हैं वो दोनों बंदर लड़ते हुए, ठीक है। इसके अलावा होली होती है पवित्र बागमती, ये जो है, इसके अलावा आप देख सकते हो कि ये जो मंदिर है पशुपतिनाथ टेम्पल है। अगर आपको अपनी एक्टिविटी वर्क में फ़ोटो बनानी है तो इस तरीके की फ़ोटो आप बना सकते हो। और ये पशुपतिनाथ मंदिर की फ़ोटो है दैट फ्लोज ब्लो एंड कोप्स इज़ बीइंग क्रीमेटेड ऑन द बैंक्स। अब यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटी हो रही है वो देख सकते हैं कि भाई वहाँ पर क्या है, नीचे से क्या है, नदी बह रही है और इसके किनारे के ऊपर एक क्या है, मृत शरीर का दाह संस्कार किया जा रहा है, ठीक है। जो नदी बह रही है उसके किनारे पे कोई मरा हुआ है, उसका दाह संस्कार किया जा रहा है। वाशर वुमेन्स आर एट द वर्क एंड चिल्ड्रन, बात कहते हैं कि जो वाशर वुमेन आर, जो इसके अलावा जो धोबिने हैं वो अपना जो भी उनका काम है जैसे कपड़े वपड़े धोना, तो धोबिने अपना काम कर रही हैं, बच्चे वहाँ पर नहाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा फ्रॉम में बैल्कोनी ए बास्केट्स ऑफ द फ्लावर एंड लीव्स एंड ऑफरिंग नाउ विल्टेड एंड ड्रॉप्ड इनटू द रिवर। और इसके अलावा एक छज्जे के ऊपर से सूखे मुरझाए हुए फूल और पत्तों के पुराने भेंटों की एक टोकरी नदी में फेंक दी जाती है, यानी कि एक जैसे कि सपोज करो कि किसी ने कोई चढ़ावा चढ़ाया है और 2-3 दिन से चढ़ाए हुए फूल हैं जो भी है वो सूखे हुए हैं, तो अचानक से ऊपर से एक टोकरी आके पड़ती है और पानी में गिर जाती है रिवर में। ए स्मॉल स्ट्रेन हाफ प्रोड्यूस मतलब आधा उठा हुआ भाग फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक। इसके अलावा वहाँ पर क्या है, एक छोटा सा मंदिर नदी के
किनारे के ऊपर बने हुए पत्थर के मंच में से पानी में से ऊपर आधा उभरा हुआ नजर आ रहा है। जैसे सपोज करो ये नदी है और इसमें से थोड़ा सा भाग ऊपर नजर आ रहा है, तो ये वाला जो भाग है ये नजर आ रहा है, बाकी का भाग इसमें पानी में डूबा हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा बताया गया है कि व्हेन इट अमर्जेस फुल्ली, कहते हैं कि जब एक कंप्लीट उठ जाएगा, अमर्जेस होता है कंप्लीट उठना, ठीक है, उभर कर आना। अभी तो ये सिर्फ इतना भाग उठा हुआ है पानी से, और जब ये इतना सारा का सारा पूरा का पूरा मंदिर नजर आने लग जाएगा तो उस समय क्या होगा, एक मान्यता है, क्या विश्वास किया जाता है कि द गॉडेस इनसाइड विल एस्केप। एस्केप का मतलब ऐसे तो बचना होता है, लेकिन यहाँ पर एस्केप का मतलब होता है जाग जाना। कहते हैं इसके अंदर जो देवी रहती है वो जाग जाएगी, और एज ए रिजल्ट क्या होगा, जो एविल है, जो बुराई है, जो कलयुग का जो युग है वो क्या है, इस धरती से खत्म हो जाएगा। कहते हैं कि जब ये भाग पूर्ण रूप से नजर आ जाएगा, पानी का स्तर नीचे चला जाएगा और ये ऊपर दिखने लग जाएगा, तो श्रृंग का जो भाग है ऊपर दिखने लग जाएगा, तो उस समय देवी की आंखें खुल जाएंगी, देवी जग जाएगी, और एज ए रिजल्ट क्या होगा, कलयुग का अंत हो जाएगा। उसके बाद बताया गया है, क्या बोला गया है कि भैया एट द बुद्धनाथ स्तूपा द बुद्धिस्ट श्रृंग ऑफ काठमांडू देयर इज इन कंट्रास्ट ए सेंस ऑफ स्टिलनेस। इट्स immense white dome is ringed by a road. Small shops stand on its outer edge kinara. Many of these are owned by Tibetan emigrants. Felt bags, Tibetan prints and silver jewelry can be bought here. There are no crowds. This is a haven of क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट अराउंड। अब यहाँ पर बताया गया है, पहले वाले में हमने देखा कि जो पशुपतिनाथ है वहाँ की लोकेशन कैसी है, वहाँ की सिचुएशन कैसी है। जैसा कि अब हम देखने वाले हैं बुद्धनाथ के बारे में, मंदिर के बारे में, वहाँ की सिचुएशन क्या है, वहाँ की बाहर की लोकेशन क्या है। तो ये बताया कि जो बुद्धनाथ स्तूप है वहाँ पर काठमांडू का बौद्ध धर्म स्थल है, इसके विपरीत वहाँ पर क्या है, खामोशी है। वहाँ पर शोर शराबा था पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर, यहाँ पर क्या है, खामोशी है और अचलता का वातावरण है, बिल्कुल शांति है, सेंस ऑफ स्टिलनेस है, बिल्कुल शांति है। और इसके अलावा इसके विशाल सफ़ेद गुम्बद के चारों ओर एक सड़क भी घूमती है। ठीक है, जो सफ़ेद गुम्बद है उसके चारों ओर एक क्या है, सड़क है, और कुछ छोटी मोटी दुकानें बनी हुई हैं। इनमें अनेक दुकानों के मालिक तिब्बत से आए हुए हैं, यानी कि यहाँ पर जो मालिक है वो कहाँ के ओनर है, कहाँ के रहने वाले, तिब्बत के रहने वाले हैं, और नमदे बने हुए हैं। इसके अलावा क्या है भाई, बने हुए हैं, और तिब्बती छींट, चांदी के आभूषण यहाँ खरीदे जा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे हैं तिब्बतन प्रिंट्स, यानी कि प्रिंट मत होते, प्रिंट छाप, यानी कि तिब्बत के वहाँ की जो लोकेशन, वहाँ के जो रहन सहन, कपड़ों के ऊपर जो छाप होती है वो छाप के हैं। और सिल्वर की ज्वेलरी यहाँ पर मिलती है। कौन कौन चीज़ें मिलती है आप देख सकते हो यहाँ पर। इसके अलावा क्या है, कोई ज़्यादा भीड़ भड़ाका यहाँ नहीं है, चारों तरफ गलियों के मध्य खामोशी से भरा हुआ वातावरण है, एक आश्रय स्थल है, आप ऐसा भी कह सकते हो। ठीक है, यानी कि पशुपतिनाथ मंदिर की बजाय यहाँ पर जो है कम शोर शराबा है और शांति है। और इसके अलावा पूछा गया है काठमांडू इज वाइविड, और काठमांडू जो है, विविड का मतलब होता है विभिन्न, विविधता। तो काठमांडू इज विविड mercenary, religious with a small sense to flower adorned deities along the narrowest and busiest street with fruit seller, avka shop, postcards or shop selling western comestic films, rolls and chocolates or copper utensils and Nepalese antiques. Film songs blare out from the radios, car horns sound, bicycle bell rings, stereo cows low and questioningly at motorcycles. vendor होता है दुकानदार, ठीक है, व्यापारी लोग, एंड साउट्स आउट देयर वेयर्स। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो बुद्धनाथ है उसके बारे में वर्णन कर चुके हैं, काठमांडू के बारे में बताया गया है। काठमांडू के बारे में लेखक क्या बताना चाह रहे हैं कि काठमांडू काफ़ी एक ऐसी सजीव जगह है, धार्मिक स्थल है, जहाँ छोटी छोटी गलियों में भी देवियों के मंदिर फूलों से सजे हुए हैं। यानी कि एक सी जगह है जहाँ पर जो छोटे छोटे मंदिर भी है ना, वो कैसे फ्लावर से एडोर्न किए गए, सजाए गए। छोटे छोटे मंदिर भी देवी देवताओं की फोटो से, फूलों से सजे हुए हैं। इसके अलावा जो तंग गलियों में फल, बांसुरी, पोस्ट कार्ड बेचने वाले दिखाई देते हैं। तंग होती है नैरो, कहते हैं कि जो नैरो गलियां हैं उसके अंदर वो बिजी रहती हैं, किससे, कहीं तो वहाँ फ्रूट वाले हैं, कहीं वहाँ फ्रूट होते हैं फल वाले, और फ्लूट होते हैं बांसुरी वाले बेचने वाले हैं, और रेडी वाले हैं, पोस्ट कार्ड वाले हैं,
दुकानदार हैं, वेस्टर्न बाकी जो सामान है, फिल्म रोल्स, चॉकलेट्स, हमें सारी चीज़ें वहाँ पर, जैसे रेडियो पर गाने, कार के हॉर्न, साइकिल की घंटियाँ सुनाई देती है, आवारा घूमती हुई गायें, साइकिलों पर जो रंभा रही, यानी कि जब कोई साइकिल आती है तो आवारा घूमती हुई गाय है वो शोर शराबा करती हैं। ठेले वाले अपना जो सामान बेचने के लिए ऊंची ऊंची आवाज़ लगाते हैं, हावकर होते हैं ठेले वाले, रेडियो वाले जिसको कहते हैं। और उसके मैं भी कुछ व्यस्त हो जाता हूँ। और एक इसके अलावा क्या होता है, एंड इस आई इंड्यूल्स का मतलब होता है व्यस्त हो जाना। तो कहते हैं कि मैं भी वहाँ पर व्यस्त हो जाता हूँ। किस में व्यस्त हो जाता हूँ भाई, आई इंड्यूल्स। यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि ये बुद्धनाथ स्तूप का ये मंदिर है, देख सकते हो आप। और माई सेल्फ mindlessly by a bar of marzipan's acorn on the cob roasted in a charcoal's braziers on the pavements and rubbers with salt, chili powder and lemons, a couple of love story comics, and even a Reader's Digest. All this I was down with a Coca-Cola and a no sittings orange drink and feel much the better for it. अब यहाँ पर जो लेखक है क्या कहना चाह रहे हैं वो सुन लीजिएगा कि भैया कि वो बता रहे हैं कि मैं भी व्यस्त हो जाता हूँ, और एक जो मेजे पेन पटरी से एक छल्ली जिस पर नींबू और नमक लगा हुआ है, कुछ प्रेम कथाएं, एक जो है रीडर डाइजेस्ट भी खरीद लेता हूँ, यानी कुछ किताबें पढ़ने के लिए खरीद लेता हूँ। खाने की सभी चीज़ें जैसे कि कोका कोला भी लेता हूँ, कुछ अच्छा अनुभव करता हूँ, यानी कि खाने की कुछ ईटेबल चीज़ें लेता हूँ, ऐसी चीज़ें जो डाइजेस्ट हो जाएं। और इसके अलावा जो है मैं वहाँ पर ये सारा सब इंजॉय करता हूँ। तो यहाँ पर लेखक ने कितने सुंदर तरीके से बताया है। एक बार फिर से बता देती हूँ कि वहाँ पर क्या कहना चाह रहे, लेखक कहना चाह रहे हैं कि बादाम से बनी मिठाई की जो टुकड़ी खरीदता हूँ, यानी कि बादाम की मिठाइयाँ खरीदता हूँ। पटरी के ऊपर रखी अंगीठी के कोयले में भुना हुआ मक्के का भुट्टा खरीदता हूँ, ठीक है। तो कहते हैं कि इसके अलावा मैंने रोस्टेड होता है भुना हुआ, और चारकोल ब्रेजियस ऑन द प्रिवेंट। इसका मतलब, या इस लाइन का मतलब आप ये है कि उसने वहाँ पर क्या क्या खरीदा। देखो लेखक कह रहा है कि पटरी के ऊपर रखी हुई, यानी कि जब ट्रेन जहाँ से जाती है उसके आसपास जो है भुट्टे वाले अपनी दुकान लगा लेते हैं। एक कोयले की अंगीठी के रख लेते हैं, उसमें अंगीठी के अंदर कोयला डालते हैं और वो गर्म धधकता रहता है, उसके ऊपर भुट्टा भूनते हैं। कहते हैं मैं वहाँ पर भुट्टा खरीदता हूँ जिसके ऊपर नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, नींबू रगड़ा गया होता है, ठीक है, जिस पर रब किया गया होता है, साल्ट होता है, चिल्ली पाउडर होता है और लेमन होता है। कहते हैं कि एक भुट्टा खरीदता हूँ खाने के लिए। इसके अलावा जो है एक दो प्रेम रस वाली पत्रिकाएं, यानी कि प्यार की पत्रिकाएं भी पढ़ लेता हूँ। और इसके अलावा जो है रीडर्स डाइजेस्ट भी खरीद लेता हूँ, ये भी कोई एक पढ़ने की बुक है, कोई रीडर डाइजेस्ट पढ़ लेता हूँ। इसके अलावा मैंने क्या क्या किया, इसके अलावा मैंने कोका कोला और जी मिचला देने वाले संतरे का रस लेकर पीता हूँ, यानी कि ताकि मेरा जी ना मिचलाए तो मैं संतरे का रस लेता हूँ, कोका कोला समथिंग खाने की चीज़ें लेता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद जो है लेखक क्या कहना चाह रहा है, आई कंसिडर व्हाट रूट आई शुड टेक बैक होम इफ आई वर propelled by enthusiasm for travel per sea. I would go by bus and train to Patna, then sail up the ganges past Banaras to Allahabad, then up to Yamuna, past Agra to Delhi. But I am too exhausted and homesick. Today is the last day of August. Go home, I tell myself, more directly towards home. I enter in Nepal Airlines office and buy a ticket for tomorrow flight. अब यहाँ पर लेखक क्या कहना चाह रहे हैं वो देखो। लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने ये सोचा कि घर वापस जाने के लिए कौन सा रास्ता अपनाऊँ, यानी कि विच वे शुड आई चूज़, मुझे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए कि जिससे मैं घर चला जाऊँ, यानी कि मुझे क्या करना चाहिए। यदि मैं केवल यात्रा करने का उत्साह ही प्रेरित करता रहूँगा तो मैं पटना तक बस या गाड़ी द्वारा जाता। कहते हैं कि अगर मैं इस तरीके अपने ज़्यादा उत्साहित रहूँगा तो मुझे ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी या तो बस के द्वारा या गाड़ी के द्वारा पटना जाने के लिए। फिर गंगा नदी के ऊपर की तरफ नौका द्वारा जाना पड़ेगा, यानी कि उसके बाद मुझे जो गंगा नदी है उसमें नौका वहन करके, यानी नौका में बैठ के यात्रा करनी पड़ेगी। और फिर वहाँ से नौका से निकलता हुआ बनारस के पास निकलता हुआ इलाहाबाद से होता हुआ और फिर यमुना नदी के ऊपर की तरफ आगरा
से निकलता हुआ, यानी कि नौका विहार करता हुआ, और लास्ट में इस तरीके से थका हुआ घर के लिए उदास हूँ मैं, यानी कि मैं टेंशन हो रही कि मैं घर कैसे जाऊँ, तब तक तो मैं थक जाऊँगा नौका विहार करते करते। आज अगस्त का दिन है और मैं स्वयं से कहता हूँ कि घर चलो, सीधे घर की तरफ चल दो। मैं नेपाल एयरलाइंस के एक कार्यालय में प्रवेश करता हूँ। कहते हैं मैं अपने आप को बस जैसे तैसे कि भाई थक गया हूँ, घर चलो, जैसे जैसे घर पहुँचो बस। तो नेपाल की जो एयरलाइंस ऑफिस है वहाँ पहुँच जाता हूँ, अगले दिन की उड़ान के लिए एक टिकट खरीद लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं जो है एयरलाइंस के लिए टिकट खरीदता हूँ कि भाई मैं अभी फ्लाइट से जाऊँगा उसके लिए, ठीक है। आई लुक एट द fruit seller standing in the corner of the square near the hotel. In his hand is a pole with the attachment at the top from which 50 or 60 bansuri protrudes in all directions. इसके अलावा कहता है कि मैं होटल के समीप चौराहे के कोने में खड़े हुए एक बांसुरी बेचने वाले की तरफ देखने लगता हूँ। मुझे एक बांसुरी बेचने वाला नजर आता है जो एक चौराहे पे, एक होटल के कोने के एक चौराहे पे खड़ा हुआ है, और उसके हाथ में एक लंबी सी छड़ी है जिसके ऊपर कुछ है, ढेर सारी बांसुरियाँ जो है वो लटकी हुई है, और ऐसा लग रहा है जैसे क्या है, दैट्स लाइक द क्वेल्स ऑफ प्रोक्यूपाइन। क्वेल्स ऑफ प्रोक्यूपाइंस का मतलब होता है ऐसा लग रहा है जैसे किसी शाही के लंबे कांटेदार बाल है, यानी कि कोई बड़े बड़े लंबे कांटेदार जैसे बाल है। जैसे कि सपोज करो ये स्टिक है और इस पर ढेर सारी जो है बांसुरियाँ लगी हुई है, ठीक है, ये ढेर सारी बांसुरी लटकी हुई है, तो ऐसा लग रहा है जैसे ढेर सारे कांटेदार बाल लटके हुए हैं। दे आर द बैम्बो की बनी हुई थी। दे आर द क्रॉस फ्लूट एंड रिकॉर्डर, यहाँ पर क्रॉस फ्लूट है, रिकॉर्डर फ्लूट है, यानी बांसुरी है। फ्रॉम टाइम टू टाइम स्टैंड पोल ऑन द ग्राउंड, कहता है कि ये अपने इस पोल को, इस स्टैंड को कभी इस कोने में कभी उस कोने में जैसे ऐसे इंस्टॉल करता रहता है, लगाता रहता है, कभी इस कोने में खड़ा हो गया, कभी उस कोने में हो गया। द साउंड सीरीज क्लियरली अबाउट द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक हाउकस क्राइज, वहाँ पर आप शोर सुन सकते हो ट्रैफिक की, रेडी वालों की, इस तरह के जो आवाज़ लगाते हुए क्लियरली सुन सकते हो। ही प्ले स्लोली, कहता है कि meditatively without excessive display. He does not shout out of the wares, occasionally makes a sale, but in the incuriously offended way, as if this were incidental to his enterprise. Sometimes he breaks off playing to talk the fruit seller, and I imagine that this has been the pattern of his life for years. अब यहाँ पर जो फेरी वाला है उसके बारे में बताया गया है, बांसुरी वाला है उसके बारे में बताया गया है कि कभी कभी वह अपनी छड़ी को ज़मीन पर टिका देता है, तो वह बांसुरी चुनता है और कुछ मिनट के लिए उसे बजाता है, फिर चुप हो जाता है। उसकी आवाज़ आने जाने वालों के कानों में सुनाई देती रहती है। धीरे धीरे कभी धीरे बोलता है, कभी तेज़ बोलता है, और दिखावा किए अपनी बांसुरी बजाता है। कहते हैं कि बिना दिखाए जो बांसुरी वाला है वो धीरे धीरे आवाज़ में बोलता है, जो हाउकर रेडी वाला है वो ज़ोर ज़ोर से बोलता है, और जो रेडी वाला है उसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है, ज़ोर से बोलता है। जैसे रेडी पे सपोज करो कोई फ्रूट बेच रहा है या कोई और चीज़ें बेच रहा है, तो उसके लिए ये ले लो, वो ले लो, इतने रुपए की ये ले लो, और बांसुरी वाला धीरे धीरे अपनी बांसुरी बजाएगा, कभी इस कोने में कभी उस कोने में खड़ा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, कभी कभी वह फल बेचने वाले के साथ बातें करने लग जाता है और अपने बांसुरी बजाना बंद कर देता है। मेरा अनुमान है कि कई वर्षों से उसके जीवन का यही ढंग रहा है, यानी कि ऐसा ही उसका जीवन चलता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो राइटर ये बताना चाह रहे हैं, ऑथर ये बताना चाह रहे हैं कि भैया किस तरीके से बिजी रहते हैं और ये अपने इस प्रोफेशन में इन चीज़ों को बेचने में किस तरीके से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, कौन कैसे बोलता है, कौन कैसे अपना सामान कैसे बेचता है। आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू टीयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम द स्केयर फ्लूट म्यूजिक ऑलवेज डजंट दिस टू मी। इट इज़ एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल एंड द मोस्ट प्रैक्टिकल ऑफ साउंड। देयर इज नो कल्चर दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट, द रीड ने, द रिकॉर्ड, द जापानी शाकुहाची, द डीप बांसुरी एंड द हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, द क्लियर एंड ब्रेदी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका। अब कह रहा है कि ये मुझे चौराहा छोड़कर जाना मुश्किल प्रतीत होता है, और आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट, ऐसा मुझे बड़ा मुश्किल सा लगता है कि बांसुरी का संगीत सदा ही मेरे साथ ऐसा करता है। वह पूरे संसार का अत्यंत साझा सुर है। कहते हैं कि जो बांसुरी है वो सारे संसार को क्या कर लेती है, मोल लेती है, यानी कि बांसुरी की जो आवाज़ है काफ़ी अच्छी लगने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर लेखक ये कहना चाह रहा है कि मेरा उस मैदान से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, और जब भी बांसुरी की धुन मैं सुनता
सुनता था तो मुझे ऐसा लगता था मानो दिल को छू देने वाली आवाज़ होती थी। सभी संस्कृति की बांसुरी के बिना अधूरी है। कहते हैं जितनी भी यूनिवर्सल संसार की जितनी भी संस्कृति है बिना बांसुरी की आवाज़ की क्या है, अधूरी है। सबकी अपनी एक अलग अलग बांसुरी होती है। जापान की, जैसे हम के जापान की बांसुरी कहते हैं शाकुहाची, हिंदुस्तान की संगीत की बांसुरी होती है, अमेरिका की हवाई बांसुरी होती है, चीन की तेज़ आवाज़ करने वाली होती है, और सबका उसे अपना बजाने का अलग अलग तरीका है। तो इसके अलावा हम कह सकते हैं कि फिर भी मेरा मानना है कि बांसुरी से मनुष्य का गहरा संबंध है। संगीत से मनुष्य की आवाज़ और शब्दों को प्रभावित किया गया है। तो यहाँ पर जो राइटर है, ऑथर है, कितने सुंदर तरीके से वर्णन कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कि भैया द हाई पिच्ड बांसुरी फ्लूट्स ईच हैज़ इट्स, ठीक है, तो हाई पिच पे बजाते हैं तो कैसा महसूस होता है। ईच हैज़ इट्स स्पेसिक फिंगरिंग एंड कंपास, इट वेव द ओन एसोसिएशन, yet hears my flute is seems to me to be drawn into the commonality at mankind's be more and music closest in the phrase sentence the human voice its motivate force to is living breath it to needs to pause and breathe before it can go on। तो यहाँ पर जो है राइटर यही बताना चाह रहा है कि भाई किस तरीके से जो ये बांसुरियाँ हैं ये क्या इफ़ेक्ट डालती हैं, और किस तरीके से ये बताना चाह रहे हैं कि वहाँ पर जो लोग हैं वो किस तरीके से, कैसी ऐसी कोई भी संस्कृति नहीं है जहाँ जो बांसुरी के बिना कंप्लीट हो, जिसकी अपनी अलग बांसुरी हो। और सरकंडे की बनी हुई वहाँ बांसुरी है, रिकॉर्डर की बांसुरी है, जापानी शाकुहाची बांसुरी है, इसके अलावा शास्त्रीय संगीत की बांसुरी है, और दक्षिण अमेरिका की स्पष्ट मोटी आवाज़ वाली अलग अलग बांसुरियाँ, चीन की ऊंची आवाज़ वाली है, जैसे चाइनीज़ फ्लूट है ना, हाई पिच होते हैं, चीन की जो बांसुरी है उसकी ऊँची आवाज़ आती है, और प्रत्येक की अपनी विशेष उंगलियाँ रखने की स्थिति बनावट है, यानी ईच हैज़ इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग, यानी कि हर बांसुरी के ऊपर अलग अलग फॉर्मेट है कि कहीं पे यहाँ होल है, कहीं पे कहीं होल है, और इस तरीके से अलग अलग उंगली रख के ऐसे बजाई जाती है। ठीक है, तो कहते हैं कि इट वेव्स इट्स ओन एसोसिएशंस, और इनके अपनी अलग अलग बनावट है और अपने साथ अपनी अलग यादें बुन लेती हैं, लेकिन अपनी अलग अलग यादें हैं। Yet to hear any flute is it seems to me to be drawn into the commonality। अब फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी बांसुरी को सुनना पूरी मानव जाति के साझे समूह में आकर्षित हो जाना है। यानी कि जब हम किसी भी बांसुरी की आवाज़ सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सारे क्या हैं, एक हैं, एक यूनिटी के बंधन में बांधने वाली फ्लूट, कोई भी बांसुरी सबकी आवाज़ क्या है, व्यक्ति को एक यूनिटी के बंधन में बांधती है। ठीक है, टू बी मूव्ड बाई म्यूजिक क्लोजेस्ट, वो म्यूजिक जो व्यक्ति को खींच लाता है, मानी आवाज के सुर को, भाव को अत्यंत अपनी तरफ खींच लेता है। अर्थात कोई भी वाद्य यंत्र मनुष्य की आवाज उसके भाव को इतनी नजदीकी और बारीकी से व्यक्त नहीं कर सकता जितना कि बांसुरी कर सकती है। तो यह बांसुरी के प्ले के बारे में बताया है, इसकी जो चालक शक्ति है, इसकी मोटिव फोर्स, इसकी जो चालक शक्ति है, टू इज लिविंग ब्रीथ एंड इट टू नीड्स टू पॉज एंड ब्रीथ बिफोर इट कैन गो ऑन। कहते हैं कि इसकी जो चालक शक्ति है जीवित श्वास है, और वह जीवित श्वास की भांति इसे भी रुकने और सांस लेने की जरूरत पड़ती है ताकि वह निरंतर बजती रह सके। यानी कि जब हम बांसुरी को बजाते हैं तो बीच बीच में सांस थोड़ा छोड़ना पड़ता है ताकि उसकी जो लय है वो सुंदर तरीके से चलती रहे। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की, दैट आई कैन बी सो अफेक्टेड बाई ए फ्यू फैमिलियर फ्रेजेज ऑन द बांसुरी सरप्राइजेज मी एट फर्स्ट फॉर ऑन द प्रीवियस ओकेजन दैट आई हैव रिटर्न्स होम आफ्टर लॉन्ग एब्सेंस अब्रोड आई हैव हार्डली नोटिस सच डिटेल्स एंड certainly have not invested them with the significance I now do। अब यहाँ पर जो राइटर है वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई किस तरीके से मैं इस बात से काफ़ी हैरान था कि बांसुरी की कुछ जानी पहचानी से धुनों में से काफ़ी प्रभावित हुआ था। यानी कि इसकी जो डिफरेंट प्रकार की जो धुन थी उसमें मैं क्या हुआ था, उनसे मैं इफेक्टेड हुआ था, उनसे मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। और क्योंकि कई बार जब मैं अपनी काफ़ी लंबी विदेश यात्रा से लौटा था तब मुझ पर इस तरह का कोई प्रभाव नहीं था, परंतु अचानक से मैं इन बातों में अधिक महत्व देने लग गया जितना कि पहले मैं कभी भी नहीं देता था। एक बार फिर से समझा देती हूँ कि 8वें पैराग्राफ के अंदर क्या बताया गया है। कहते पहले तो मुझे काफ़ी हैरानी होती थी कि बांसुरी के थोड़े से जाने पहचाने सुरों के बारे में, यानी कि पहले मैं बांसुरी की आवाज़ को सुन के ज़्यादा इतना इम्प्रेस नहीं होता था क्योंकि पहले के अवसरों के पर मैं पहले भी विदेश में जाया करता था, और लेकिन जब मैं घर लौटता था शायद ही कभी ऐसा छोटी छोटी बातों पर कभी मैंने ध्यान दिया हो, लेकिन अब की बार मैंने इस चीज़ पर ध्यान दिया कि बांसुरी का क्या रोल है, बांसुरी किस तरीके से उसकी जो आवाज़ का इफेक्ट मेरे दिल पे पड़ता है, और इतना ही महत्व नहीं दिया जाता जितना कि अब मैं दे रहा हूँ। यानी कि
अब इस समय पर, पहले मैंने कभी भी बांसुरी के आवाज़ों के ऊपर इतना महत्व नहीं दिया जितना कि मैं आज दे रहा हूँ। तो इसकी जो ट्रैवलिंग है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन करना है, टेक्स्ट के क्वेश्चन करने हैं, MCQ करने हैं, तो आपको प्लेलिस्ट में विजिट करना पड़ेगा। जब आप प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो वहाँ पर आपको सारे वीडियो सीरियल वाइज मिल जाएंगी। आप नोट्स भी बना सकते हो, जितनी बार आप चाहें वीडियो देख सकते हो और अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी।